बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नई वीडियो के साथ आपका खुशामदीद आपको कहते हैं। सीनियर साफ़ी मतीउल्लाह जान साहब, हसनाद मलिक साहब और साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तलब करने पर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। इसके अलावा इमरान खान साहब को हवाले से एक ट्विटर अकाउंट उनका कौन यूज़ कर रहा है, इस हवाले से एक अहम रिपोर्ट आज अदालत के अंदर पेश हुई है। वो क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ ही साथ तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री का मामला आज फिर ज़ेर बहस था, वो क्या है उसकी तफसीलात भी लेंगे। शुरू करते हैं सुहेल अफरीदी साहब से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तलब करने पे आज वो पेश हुए। लास्ट टाइम उनको कहा गया था इन पर्सन हाज़िरी यकीनी बनाएं, वो आज पेश हो गए और इस पर उनके वकील अली बुखारी ने सबसे पहले तो गुज़श्ता समात की तरह शिकायत की कि वकीलों की तजलील की जाती है, इलेक्शन कमीशन में बाहर दरवाजे पर रोका जाता है। उन्होंने कहा मैं वज़ीर आला का वकील हूँ, मुझे भी आज दोबारा रोका गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने माजरत तो की उनसे, ये भी कहा कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसी बातें माजी में भी करते रहे, आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई होती नज़र नहीं आई। क्योंकि जब उन्होंने ये कह के जस्टिफाई कर दिया रोकने को कि जनाब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रोका जाता है, तो फिर उन्होंने कार्रवाई किसी के खिलाफ क्या करनी है। आगे जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ कमीशन के अंदर, वहाँ पे अली बुखारी जो वकील हैं सुहेल अफरीदी के, उनकी जानिब से मौका अपनाया गया कि गुज़श्ता समात में भी उन्होंने कहा मैंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने भी तलब कर रखा है, DRO ने भी तलब कर रखा है सुहेल अफरीदी को, और इलेक्शन कमीशन ने भी तलब कर रखा है। एक ही एलिगेशन के ऊपर तीन फोरम्स के ऊपर कार्रवाई कैसे की जा सकती है। इसके साथ उन्होंने मरियम नवाज़ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की और कहा कि अगर हरीपुर के इलेक्शन में एबटाबाद पर जलसा करने पर कार्रवाई सुहेल अफरीदी के खिलाफ हो सकती है, तो उसका दूसरा पड़ोसी ज़िला हसन अब्दाल है जहाँ पे 2.5 अरब का तरक्याती पैकेज मरियम नवाज़ दे के गई हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। आप दूसरे ज़िले में जलसा करने में पंडोरा बॉक्स ना खोलें। उन्होंने ये भी कहा कि तीन जगह कार्रवाई क्योंकि नहीं हो सकती, तो इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई है, जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाती, इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, लिहाजा पहले फैसला अपने नोटिस की कानूनी हैसियत के ऊपर करें, उसके बाद अगली बात होगी। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा समात के लिए 4 दिसंबर को जो रखी गई है, इस्तिस्ना दे दिया है सुहेल अफरीदी को पर्सनल हाज़िरी से, और साथ ही साथ ये भी हिदायत किया कि तहरीरी जवाब जमा कराएं, और इस केस के काबिल समात होने पर इलेक्शन कमीशन अपना जो तहरीरी फैसला है, उन्होंने कहा मुनासिब ऑर्डर हम जारी करेंगे। अब वो मुनासिब ऑर्डर कितना मुनासिब होगा, ज़रा मतीउल्लाह जान साहब ज़रा रोशनी डालें। देखिए, ये मुनासिब ऑर्डर वैसे ही होगा जैसे रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा के इंकशाफात के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ी कार्रवाई की थी, और आज तक नहीं पता कि वो कार्रवाई कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई और किसके ख़िलाफ़ हुई है। और आपको याद होगा लियाकत अली चट्ठा ने बड़े बरमला ये कहा था कि ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़, इन दोनों ने मिली भगत करके हमसे धांधली करवाई है, हमसे ठप्पे लगवाए हैं। ये लियाकत अली चट्ठा का बयान था। उन्होंने फारा चौक में खुद को फांसी देने का भी कहा। और देखे ना, ये अब ये इस तरह की कार्रवाइयाँ और इस तरह की बयानबाजियाँ इलेक्शन कमीशन ने खुद अपने आइनी इदारे की को बेतौकीर किया है। और जो सिकंदर सुल्तान राजा ने आज तक जितने भी तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ की हैं, नोटिस दिए हैं, समातें हुई हैं, बयानात लोगों को तलब किया है, उन पे मुझे आज तक बताएं किसी तौहीन अदालत की कार्रवाई में किसी को जेल हुई हो, किसी को जुर्माना हुआ, कोई हाई प्रोफाइल केस की मैं बात कर रहा हूँ। और ये सब ड्रामेबाजी हैं। इलेक्शन कमीशन को अच्छी तरह पता है कि उन्होंने जब भी जिस रोज़ भी कोई बड़ा फैसला किया तो लोग फिर सवाल उठाएंगे कि ये कौन सा इलेक्शन कमीशन है, इसके पास तो तौहीन अदालत करने की कार्रवाई का अख्तियार भी नहीं है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में इनके अख्तियारात जो हैं वो पेंडिंग है, चैलेंज हुए हैं कि ये कोई अदालत ही नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि ये सब कागजी कार्रवाई हैं, ये सिर्फ लोगों को रोब में लाने की एक नाकाम कोशिश है, लोगों को सिर्फ दबाने की एक कोशिश है। ख़ास तौर पे PTI के उन अरकान असम्बली को जो इस बात पे यकीन कर चुके हैं कि आजकल ना तो कोई अदालत है, ना कोई इलेक्शन कमीशन है, सिर्फ एक नोटिस मिलना है और उनको नायल कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली PTI के जितने अरकान सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेटर्स हैं, उनको दबाने के लिए इलेक्शन कमीशन इस तरह की कार्रवाइयाँ डाल रहा है कि कोई इलेक्शन कमीशन की उन धांधलियों के ऊपर बात ना करे जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जो सिकंदर सुल्तान राजा का किरदार था ये इलेक्शन कमीशन का, तो ये उसको एक कवर अप करने की कोशिश है। सुहेल अफरीदी पेश हो गए, अब आप देखें उनको इस्तिस्ना भी मिल गया है, और अब ये कागजी कार्रवाई जो है उन दूसरे मुकदमात की तरह कहीं किसी अलमारी में बंद कर दी जाएगी, और ये इसी तरह मामला चलते रहेंगे। आज तक सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कोई ऐसा ठोस फैसला या जजमेंट नहीं दी जिससे ये तय हो सके कि इलेक्शन कमीशन के पास किसी किस्म की तौहीन अदालत की कार्रवाई का अख्तियार है। और सुप्रीम कोर्ट पहले ये करार दे चुकी है कि इलेक्शन कमीशन बराह रास्त किसी रुकन पार्लियामेंट को नाअहल नहीं कर सकता जब तक उसका पूरा आइन का तरीका ना फॉलो किया जाए। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन बराह रास्त नोटिस दे के चीफ मिनिस्टर को आप जो तलब कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि ये किस तरह, क्या इसकी सजा क्या होगी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ? 50,000 जुर्माना होगा।
या क्या उसको नायल कर देंगे? तो ये तो सारे वही हथकंडे हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को भी अब दबाव में रखने के लिए, उन्हें कंटेन करने के लिए, ताकि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बतौर सरबराह सूबाई हुकूमत वो जो हक़ाइक़ हैं सामने ना ला सकें कि जिस तरीके से हरीपुर के अंदर कैंपेन चलाई गई, पोल से पहले क्या कुछ इलेक्शन कमीशन करता रहा और कहाँ से लोगों को उठा के ला के खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की ड्यूटियाँ दी गई और किस तरीके से वहाँ पर जो मुख्तलिफ इदारे हैं पोलिंग वाले दिन से पहले और पोलिंग वाले दिन वो क्या क्या कार्रवाइयाँ डालते रहे। ये सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर को एक दबाने की कोशिश है। और मुझे यकीन है कि चीफ मिनिस्टर जो हैं हरीपुर के अंदर होने वाले जो भी मामलात थे इलेक्शन से पहले, इलेक्शन वाले दिन और इलेक्शन के बाद, वो तमाम मामलात जो है कम से कम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के सामने ज़रूर लाएंगे। मलिक साहब, पहले कहा जाता था नोटिस में लिया कख नहीं लिया, अब तो एक नोटिस में सारी कार्रवाइयाँ डाली जाती हैं। आप इसमें सुहेल अफरीदी साहब का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्या जैसे इमरान खान को कोई अदालत जब हाथ नहीं डाल पाई थी, सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने सबसे पहले 631P के तहत डिस्क्वालीफाई किया था, अब अफरीदी साहब को भी जब बाकी जब जगह से बचत हो रही है, क्या ये अपनी सर्विसेज पेश करेंगे या सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन और दबा लेंगे या एंड में कह देंगे चलो ठीक है आइंदा एहतियात करना? देखिए, प्रेशर टैक्टिक्स हैं बेसिकली, और ये अब जब इस्तिस्ना दे दिया है तो चल बेसिकली इलेक्शन कमीशन अपने आप को असर्ट कर रहा है, लेकिन असर्ट के लिए क्या उनके पास मॉरल अथॉरिटी है? वो इलेक्शन कमीशन जिसकी मुद्दत 1 साल पहले ख़त्म हो चुकी है, उसकी क्या लेजिटिमेसी है? आपस की बात है, वो एग्जेक्टिव की इमा पे है, जब जिस दिन चाहेगा ये निज़ाम इलेक्शन कमीशन को घर भेज देगा। तो इलेक्शन कमीशन को एक्सटेंशन इस हुकूमत ने दी हुई है, जिस दिन चाहेगा उसको, और दूसरा इलेक्शन कमीशन नया जब तक नहीं तैनात होता इनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। सीधी बात, ये जो मर्जी करें। हर देखें जो इस किस्म के आर्डर होते हैं उनके पीछे एक लीगल बैकिंग के साथ एक मॉरल अथॉरिटी भी होती है। तो मॉरल अथॉरिटी जब इन अथॉरिटीज़ की ख़त्म हो रही है तो फिर क्या फजूल बातें हैं? जो मर्जी करें, बेशक नायल कर दें, एल कर दें, इनके बस ये अब इसमें मैं समझता हूँ कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ये को कहना मकसद। अब ये समझिए कि हुकूमत किसको नायल करना चाह रही है, एल करना चाह रही है। हुकूमत का देखेंगे, हुकूमत किस इदारे पे तरस खाना चाह रही है, किसको एक्सटेंशन देना चाह रही है, एग्जेक्टिव किसको रखना चाह रही है, ये सोचें। बाकी इदारे इतने कमज़ोर हो चुके हैं, सिर्फ एक आपने PTI को ख़त्म करने के लिए इदारों को मिलियमेट कर दी। इदारे अब नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। आप खुद बना रहे हैं जज चुन के, कोई 19वें नंबर से, कोई 20वें नंबर पे। इलेक्शन कमीशन की मुद्दत ख़त्म 1 साल से वो चल रहा है, उसको मुझे बताया उनकी नौकरी ख़त्म हो जानी है अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नया तैनात हो। तो ये एक ऐसा सवाल है, उसके बाद ये दूसरी बहसें इररेलेवेंट होती हैं। वैसे मैं थोड़ा सा इस पे बात करना चाहूँगा। वो बात तो ठीक है, नोटिस हो गया, सारा कुछ हो गया, अफरीदी साहब ने, सुहेल अफरीदी साहब ने बात की थी। मसला ये है कि PTI ये कह रही है कि हरीपुर में मरियम नवाज वाली दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन का हम अलग से सुनेंगे, उसको अलग से सुनेंगे तो हो सकता है उस पर ऑर्डर कर दें। वो कह रहे हैं कि ऑर्डर करेंगे शायद, या उन्होंने कहा मुनासिब ऑर्डर करेंगे। मुनासिब ऑर्डर एक पार्टी PTI ने अभी तक मेरा ख्याल है इंट्रा पार्टी इलेक्शन उनकी एक्सेप्ट नहीं हुई। हाँ जी, वो पार्टी कागजों पे नहीं है, उसको निशान नहीं मिलता। फिर आप क्या बात कर रहे हैं कि एली ना एली? एक पार्टी नायल है, उसके मेम्बरान की क्या हैसियत? उसके मेम्बरान और क्रेडिट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को है। जब तक सिकंदर सुल्तान राजा इस ओहदे के अहल रहेंगे उस वक्त तक PTI जो है वो नायल रहेगी। लेकिन उन्होंने आज नईम अदर पंजोता को कहा है कि मेरे घर से भी आपको वोट मिले हैं, तो ये एक नया इंकशाफ है। वैसे नईम अदर पंजोता को मुखातब करके उन्होंने कहा है कि मेरे घर से भी बेसिकली नीचे रोका गया था ना आने से, तो बाद में शोर डाल के वो लोग आ तो गए। जब कंप्लेन की उस पर पंजोता साहब को चीफ इलेक्शन कमीशन ने मुखातिब करके, पंजोता साहब आपको कौन रोक सकता है, आपको तो मेरे घर से भी वोट पड़े सरगोदा के हल्के से। घर से तो वोट तो मिल गए लेकिन दफ्तर से इंसाफ नहीं मिला। वो वोट काउंट, घर वाले वोट भी उन्होंने डिस्कार्ड कर दिए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो चैलेंज है जो PTI की हुकूमत के लिए, वो ये है, प्रिजाइडिंग अफसरान जो है वो PTI की खैबर पख्तूनख्वा से थे प्रिजाइडिंग अफसरान। इस तरह जो इंतज़ामिया है, ज़िली इंतज़ामिया है, वो उनकी अपनी थी। अगरचे DRO और RO इलेक्शन कमीशन के थे और उनके मातहत वो चले जाते हैं कानूनी तौर पर कि जब इलेक्शन कमीशन RO या DRO को तैनात करता है तो वो किसी भी इंतज़ामी अफसर को कोई भी ऑर्डर जो है वो पास कर सकते हैं, पुलिस को ऑर्डर पास कर सकते हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस में प्रिजाइडिंग अफसरान हर पोलिंग स्टेशन पे जो थे वो खैबर पख्तूनख्वा के थे। इंतज़ामिया जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट उसकी थी। अब चैलेंज ये है कि आप जो है वो 1,20,000 या 23,000 वोट है, दूसरी तरफ 1,63,000 वोट है, को 50,000 या 40-45,000 का फ़र्क है।
तो आप कह रहे हैं हुई है, धांधली हुई है, ठीक है। तो ये चैलेंज है कि क्या कोई ऐसे अफसरान जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे या इंतज़ामी अफसरान थे, पीटीआई उनको सामने लाएगी, वो आन ओथ बात करेंगे कि वाकई ही जो आरओ ने रिजल्ट दिया है वो ठीक नहीं है और जो रिजल्ट इनके पास है फॉर्म 45 वो ठीक है। तो ये वो चैलेंज है जो पीटीआई को दरपेश है। अब देखना ये है कि उस चैलेंज पे कैसे वो जो निकलते हैं। अच्छा साकिब साहब, आपसे ही चलते हैं आगे स्टोरी की जानिब। इमरान खान साहब के ट्विटर के हवाले से आज अडियाला जेल सुप्रिटेंडेंट ने कहा है कि जो उनके पास से कोई ममनुआ चीज़ बरामद नहीं हुई, ना मोबाइल ना कोई और चीज़, और जेल में सिग्नल जाम होते हैं तो ट्विटर उनका अडियाला जेल से नहीं चल रहा, कोई और बाहर से कहीं से चला रहा है। तो अब आपको लगता है कि इस रिपोर्ट के बाद इमरान खान पे जो ट्विटर अकाउंट्स के जितने केस, चाहे NCCI बनाए चाहे कोई और बनाए, वो तो सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे कि जब उनका अकाउंट वो यूज़ ही नहीं कर रहे। वो ये कह सकते हैं इमरान खान साहब कि मेरा फ़ोन तो जब मुझे गिरफ्तार किया गया इन्होंने ले लिया, अब इनके पास है, ये खुद ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। बिल्कुल, जो भी जो किसी भी ट्वीट पर जो बनता है, कोई भी केस आजकल जो NCCI या साइबर क्राइम विंग वाले बनाते हैं, तो वो कहते हैं जी, पहले तो कहते हैं जी ये ट्वीट है इनकी ऑब्जेक्शनेबल, अब इनका हमें मोबाइल चाहिए जिस डिवाइस से इन्होंने ट्वीट की है, वो उसकी रिकवरी के लिए फिजिकल रिमांड लेते हैं। तो ऐसी कोई सूरत सिचुएशन ही नहीं है, और मेरे ख्याल में उस पर ठप्पा फिर जो है वो अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने लगा दिया, क्योंकि वो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो कहा था कि वो तो इस्तेमाल करते हैं जनाब अंदर बैठ के, फिर वो कहते हैं पता नहीं 3310 को मोबाइल भी उनके पास है। तो अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने कहा जी कोई डिवाइस नहीं है, जैमर लगे हुए हैं, मोबाइल जो एक तो एक्स का अकाउंट इस्तेमाल नहीं हो सकता। फिर उन्होंने जो सर्वेलेंस की बात की है, फिर उन्होंने कहा कि जो अमला तैनात है उसकी प्रॉपर जो है वो मुस्तकिल सर्च होती है। लेकिन साथ ही सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल साहब ने थोड़ा सा मसाला भी डाला है। उन्होंने कहा है कि वो सेक्शन 265 जो है ना जेल रूल्स का, उसके तहत ये सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, लेकिन ये इनकी सियासी गुफ्तगू जब ट्रायल्स होते हैं उनके दौरान करते हैं और फैमिली और वकला के ज़रिए पैगामात भेजते हैं, और उसके ज़रिए काफ़ी पुरतशद्दुद और इंतशार भी जब वो माशरे में फैला है। जी, उन्होंने अपनी उस जवाब में हाज़िरी पूरी लगवा दी है कि इंतशार फैला, हालांकि उनका बनता नहीं था कि एक केस से बचाया, दूसरे में फंसाया। नहीं, वो जो जवाब मांगा गया है एक्स अकाउंट के हवाले से, और एक्स अकाउंट के जवाब की बजाय सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने अपनी हाजिरी भी डाल दी है दरमियान में। जी, वो तो जो इंतशार फैला है ना माशरे में, हालांकि मतलब अंदाज़ा लगाएं कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का क्या ताल्लुक यार कि कोई सियासी एक्टिविटी बाहर हो रही है, गलत हो रही है, सही हो रही है, आपने अंदर बताना है। डिवाइस नहीं चल सकती, जैमर लगे हुए हैं, सर्विलेंस सर्च सब कुछ हो रहा है, तो उन्होंने ये भी कहा है। तो बहरहाल ये अब केस है, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब इसमें वकील हैं, और आज मतीउल्लाह जान साहब से काफ़ी नाराज़ भी हो रहे थे वो ये जो आप कह रहे हैं ना अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट का पूरे मुल्क से क्या ताल्लुक है, तो बिल्कुल ताल्लुक है, क्योंकि पूरा मुल्क ही अडियाला जेल बना हुआ है। और टेक्निकली स्पीकिंग जो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है वो इस वक्त पूरे मुल्क का जिम्मेदार है और इंचार्ज है। आप देखें ना, मुल्क से बाहर आप साफ़ी लोग जो हैं एयरपोर्ट पे जाते हैं लाखों रुपए टिकट का खर्च करके, तो उन्हें पता चलता है वो बाहर नहीं जा सकते, और जो बेचारे वापस आ जाते हैं उन्हें कहते हैं आप बाहर कैसे गए थे, 2-2 घंटे उन्हें बिठाया जाता है कि आप बाहर कैसे गए थे। तो भाई मुझे ये बताएं कि अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट अगर बात नहीं करेगा आप इस वक्त पाकिस्तान के बारे में, तो आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब बात करेंगे? दो दिन पहले उनसे जब सवाल हुआ कि आप मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे उसकी फैमिली के, तो उज़मा बुखारी साहिबा ने यह कहा कि मरियम नवाज साहिबा का डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के साथ, सारे अफसर आज़ाद हैं और वो आज़ाद हैसियत में फैसले करते हैं कि क्या करना है या नहीं करना, उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। मैं हैरान हो गया कि वो ये कहना चाह रही थी कि अडियाला जेल के अफसर भी आज़ाद हैं और मेरे चचा शहबाज शरीफ साहब भी बतौर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हैं। तो बहरहाल एनीवे बात यह है कि बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब ने जो दरख्वास्त दायर की थी, मैंने पहले इंटरव्यू में उनसे यही बुनियादी सवाल किया था कि मैंने कहा आप नून लीग के सेक्रेटरी कानून रहे हैं, आप नून लीग के सेनेटर रहे हैं, आप नून लीग के कारकुन हैं, एक्टिविस्ट हैं, और आप जो हैं एक वकील बन गए एक दूसरे वकील को दरख्वास्त गुजार बना के, तो इसमें आपकी अपनी हुकूमत है, तो आप इधर अदालत के जज के कंधे पे रख के बंदूक क्यों चला रहे हैं? आप जाएं अपनी FIA को कहें मोहसिन नकवी साहब या तो आपकी बात नहीं मानते, या मोहसिन नकवी साहब आपको जानते ही नहीं, आप कहते हैं तू कौन मैं कौन, तो फिर तो बात है। लेकिन आप इस हुकूमत के हुक्मरान जमात के आप एक करता धरता है और आप आके इधर जज साहब के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं और अदालत को कह रहे हैं कि वो हुक्म दे। वो हुक्म को लेके क्या करना है आपने? अदालत के क्या अख्तियार है? ये काम तो FIA का है। पकड़े FIA, लेटर लिखते हैं आप, सेक्शन 23 के मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेके 28U चैनल बैन करवा देते हैं और आपसे एक ट्विटर अकाउंट नहीं काबू आ रहा, तो आप इधर जजों को जो है आप उन्हें हजीमत का शिकार करना चाहते हैं कि जब ऑर्डर देगा हाई कोर्ट उसके ऑर्डर पे अमल नहीं होगा
तो फिर हुकूमत कहेगी कि देखें ना जी, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे तो वैसे अमल नहीं होता, अगर हम नहीं कर रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये इस तरह आप अदालतों को तस्लील कर रहे हैं, उनकी बेतौकीरी कर रहे हैं और अदालतों को नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस बात पे वो ज़फ़रुल्लाह साहब जो है मुझसे आज भी नाराज़ हो रहे थे कि आपने ये जो पिछली दफ़ा आपने जो रिपोर्ट किया, मैं तो सवाल ही कर रहा था, आप साथ खड़े थे, मैं यही कह सकते हैं, जवाब तो वही दे सकते हैं। मलिक साहब, ये मलिक मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं कि अदालत की बेतौकीरी की जा रही है। अदालतों ने अपनी तौकीर छोड़ी है, जो मतलब कोई बेतौकीरी करेगा उनकी? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हुकूमत का जो भी इस वक्त टेक ओवर है जुडिशरी पे, कंट्रोल है, वो अदालत की एआना फैसिलिटेशन के बगैर नहीं हो सकता। बिल्कुल। अब उन इंडिविजुअल का नाम लेना मुनासिब नहीं, पूरी दुनिया को पता है कि जिन्होंने सहूलतकारी की 26वीं तरमीम के लिए, 27वीं तरमीम के लिए, और अब जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। तो बेतौकीरी तो जजेस ने खुद की। अब लेकिन एक हुकूमत ने फ़ायदा किया जजेस का, वो ये है कि तनख्वाहें उन्होंने 30-30 लाख रुपए बढ़ा दिए। अब कोई जज ओहदा भी नहीं छोड़ सकता जब वो देखता है कि यार इतने पर्सन प्रिविलेजेस भी हैं, टैका भी है, ये सब कुछ फिर ख़त्म हो जाएगा जब मैं ओहदे पे छोड़ दूँगा। हालांकि बहुत से लोग जजेस आपसे अब अगर पूछें लोगों से तो वो कहते हैं जज मेजॉरिटी जो है वो मौजूदा हालात में खुश नहीं है, लेकिन भाई है इस वजह से कि वो कहते हैं कि बस बाहर जाके क्या करें, बेरोजगारी भी बहुत है ना। हाँ वही बात है, एक अच्छी जॉब है इस वक्त जुडिशरी में। अगर जो इदारा अगर आप देखें ना, नौकरी है ना, वो बाकी तो आइन को प्रोटेक्ट करना वो सारी किताबी बातें, तो नौकरी इस वक्त सबसे अच्छी है। पहले OGDC में लोग कहते थे, अब कहते हैं जज भर्ती हो जाओ, मतलब OGDC से ज़्यादा मेरा ख्याल है तनख्वाह है, रेलवे से भी। हाँ रेलवे तो खैर। इसके अंदर आप ये देखेंगे 10 लाख रुपए जुडिशल अलाउंस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजों को दिया जाता था, उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि सुप्रीम कोर्ट एक आला तरीन अदालत थी और वो आइन की तशरीह करती थी। अब वो आइन की तशरीह करने वाले जो हैं उनकी एक अलहदा वो रेडी खुल गई है, लग गई है। तो मुझे ये बताएं कि ये कत्ल मुकातले और 5 मरले 10 मरले के मुकदमात सुनने वाले वो किस मुँह से 10 लाख रुपए का जुडिशल अलाउंस ले रहे हैं? उनकी तनख्वाहें काटनी चाहिए। उनका अमला भी जो आप देखें इतना बड़ा रखा हुआ है। तो ये अब किस चीज़ के लॉ क्लर्क रिसर्चर लगे हुए? वो जो 200 वैकेंसियाँ असामियाँ अभी अनाउंस की हैं चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने, ये किस बेस की 200 असामियाँ हैं भाई? आपको 26 लाख रुपए तनख्वाह जुडिशल अलाउंस समेत मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में आपने आइन की तशरीह का अख्तियार छोड़ा नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के मैं तो कहता हूँ एक तो जजों की तादाद कम होनी चाहिए, उनका जुडिशल अलाउंस भी कम होना चाहिए, और जो आइन की तशरीह है जो असल काम है, यहाँ पे लोग आइन की तशरीह के लिए आते हैं तो इन्हें बताया जाता है कि भाई आइन में तो लिख दिया गया है कि आइन की कोई भी तरमीम चैलेंज नहीं हो सकती, यही कहा जाता है ना, आइन में लिख दिया गया है। तो हम तशरीह क्या करें? फिर जुडिशल अलाउंस किस बात का ले रहे हैं? अगर वो आइन की तशरीह करने के काबिल नहीं है लोग, तो ये किस बात की यहाँ पे अपीलें सुन रहे हैं ये? और यहाँ बैठ के 199 रेट दरख्वास्तों की सुप्रीम कोर्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। आइन की एक धेले की तशरीह नहीं हुई हमें असनाद साहब, ना तो आइनी बेंच ने एक धेले की तशरीह की एक साल में, और ना ही आइनी अदालत ने अभी एक हफ्ता हुआ है। मैं हर रोज वेबसाइट देख रहा हूँ आइनी अदालत, एक भी रिपोर्टेड जजमेंट अभी 12 दिन हो गए। आइनी बेंच ने एक साल में कुछ 5-6 फैसले किए, उनमें से भी एक फैसला हुकूमत ने नहीं माना, और अमीनुद्दीन खान साहब मज़े ले रहे हैं। उनको ये नहीं एहसास कि भाई मैंने एक कहा था कि अपील का हक दें फौजी अदालतों में, सिविलियन ट्रायल जो होता जिनको होता है, जो जिनको सजाएं होती हैं, जो भी उनको अपील का हक देना चाहिए, वो अपील का हक हुकूमत ने 5 महीने 6 महीने हो गए नहीं दिया। 7 मई को फैसला हुआ है, कंटेम्प्ट एप्लीकेशन भी, लेकिन खामोशी है। देखें ना, आप ये जजेस ये जस्टिफिकेशन अपने आप से करें, अपने आप से सवाल करें कि ये जो जुडिशल अलाउंस है, अब सुप्रीम कोर्ट में मुझे बताएं कौन सा केस इनके पास है? तशरीह इन्होंने नहीं करनी। ये लॉ क्लर्क हर एक को 1.5 लाख 2-2 लाख, ये सारे अब अमीनुद्दीन खान साहब को ज़राए देने चाहिए। और ये तो नई असामियाँ 200 खुदारा पब्लिक के चक्कर पे रहम करें। IMF की रिपोर्ट है कि करप्ट तरीन इदारा जो है वो अदलिया है। माशाल्लाह आपने चुन चुन के वो जज जो निज़ाम के साथ जुड़े हुए हैं, और बाकी उन पे बड़े सवालात हैं, लेकिन आपने उनको साथ लगाया हुआ है। तो ये राइट साइजिंग होनी चाहिए जुडिशरी में। ये जो सुप्रीम कोर्ट में 500-700 का अमला, अब क्या फ़ायदा है? ये बिल्डिंग मैं तो समझता हूँ आईनी अदालत को भी सुप्रीम कोर्ट में गरीबों का रोजगार लगे हैं। नहीं, आप ये बताएं कि रोजगार देखें, एक तरफ जहांगीरी साहब का केस पेंशन बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ रोजगार नहीं जुगाड़ लगे जो भी है। तारिक जहांगीरी साहब का केस होना था, सब लोग बैठे रहे, डोगर साहब यहाँ वकला की बिल्डिंग का दौरा करके वापस चले गए, और 1 घंटे बाद बताया गया कि जी सारे केसेस डीलिस्ट हो गए। ये क्या चक्कर है? क्या कोई बेंच में तफरीक आई है, बेंच टूटा है, या मूड नहीं बढ़िया केस सुनने का, क्या हुआ? क्या देखें, अब ये तो डोगर साहब ही बता सकते हैं कि एक दफ़ा केस लग जाए तो क्यों
ऐसे डीलेस अमूमन बड़ा रेयर होता है। ये अभी 26 और 27वीं तरमीम में आ रहा है कि जजेस अपनी मूड के साथ जी कि आज कम से कम रीज़न होनी चाहिए लॉजिक। मैं एक चीज़ ऐड कर दूं टेक्निकली, फिर असनाद साहब इस पे तजिया दें कि उमूमी तौर पर कोई जज बीमार हो जाए, रिक्यूज़ कर ले, छुट्टी पर जाना हो, अर्जेंसी हो जाए, ये 4-5 चीज़ें हैं ना कि वो बेंच नहीं अवेलेबल होता। जब अदालत में ये बताया गया कि आज केसेस नहीं होंगे जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत में, उससे कोई 15-20 मिनट पहले चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस आज़म खान जो दोनों बेंच के मेंबर हैं वो यहाँ पे आए हैं। जो बार कम्प्लेक्स है वहाँ पे उनका कोई प्रोग्राम था बार वालों का, वो अटेंड किया है। इसका मतलब ये है कि ना तो बीमारी है, ना रिक्यूज़ल है, ना अर्जेंसी है, ना कुछ और है। वो जज अवेलेबल थे, जज अवेलेबल थे। मैं हैरान हूँ कि कोई वजह ही नहीं है जी अर्जन कर दो जी। वजह ये भी है ना कि जो बार काउंसिल इस दफ़ा भी जो मेंबर आए हैं वो सारे जस्टिस जहांगीरी की सॉलिडेरिटी के लिए थे कोर्ट रूम, और डोगर साहब नहीं चाहते, उनके एक मिसाली तलक़ात हैं मौजूदा बार के साथ, और एक वो इस मामले को मेरा ख्याल है कि वो भी पहले भी उन्होंने अवॉइड किया है। तो अब रीज़न तो नहीं पता, लेकिन अब दूसरी तरफ से ये भी प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जी जहांगीरी साहब अब जी इस्तीफ़ा दे देंगे, पेंशन अगले, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अब ये कोई ऐसी या हाई कोर्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि 5 साल ही जज की जो वो मुद्दत हो यानी सर्विस हो तो तभी उनकी पेंशन 2 साल के बाद भी पेंशन मिल रही। एक लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपील कर दिया फ़रोग नसीम साहब के दौर में, और बल्कि इश्तर साहब कह रहे हैं मैंने दौर में ऐसे रूल्स हमने AGPR और ऑडिटर जनरल से ऑडिट अकाउंट से बना दिए कि अब तो 2 साल भी कोई जज नौकरी कर ले तो उसको पेंशन मिल सकती है। तो ये पेंशन वाली बात नहीं है। तो खैर दिसंबर भी आ जाएगी, अगर जहांगीरी साहब के हवाले से अब ये आ रहा है कि जी वो दिसंबर में इस्तीफ़ा दे देंगे तो वो चीज़ भी सामने आ जाएगी। लेकिन एक बात आप जहन में रखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही एक मौजूद जज ने अभी हाल ही में जस्टिस समन रिफत के ख़िलाफ़ जो एक रिट दरख्वास्त है वो इस बुनियाद पे कूड़ेदान में फेंक दी, डिसमिस कर दी कि ये मामला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देख सकती है आइन के आर्टिकल 209 के तहत। और ये अब हाई कोर्ट की तरफ से ये जो फ़ैसला आया है, ऑब्वियसली ये इसी हाई कोर्ट के अंदर बैठ के अब जस्टिस सरफराज डोगर या उनके साथ जस्टिस आज़म खान जो हैं वो किस मुंह से एक साथी जज के ख़िलाफ़ जो है रिट दरख्वास्त पे प्रोसीड कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जब जुडिशल काउंसिल ने भी बज़ाहिर इसके ऊपर नोटिस ले लिया है और इसके ऊपर जो अभी तक के इतलात हैं ज़राए से कि कुछ जजेस को नोटिस गए भी हैं और कार्रवाई हो रही है, तो ये किस बात की तलवार ऐसे लटका के घूम रहे हैं, हवा में घुमाई जा रहे हैं कि भाई जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, अगर ये आज हियरिंग हो भी जाती लेट से तो इसमें क्या प्रोसीडिंग होती? कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है उसके खिलाफ भी अपीलें जो है सुप्रीम कोर्ट में आ रही हैं अभी, और वो मेरे ख्याल में अब आईनी अदालत में आएंगी जो भी हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये किस मुँह से एक ऐसे मामले को टेकअप कर सकते हैं जो मामला ऑलरेडी आईनी अदालत में आ गया है, अपीलों में आ गया है। तो अब ये वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, अब ये आईनी अदालत है। अगर ये वाकई अपने आप को आईनी अदालत समझती है तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान और दीगर आईनी अदालत के जजों को ये देखना होगा कि जस्टिस सरफराज डोगर कैसे जो है एक साथी जज के खिलाफ रिट लेके बैठे हुए हैं, और फिर आईनी अदालत इस बात का भी इम्कान है कि इनसे ये रिट अपने पास मंगवा ले, जैसा कि 27वीं यानी तरमीम में आईनी अदालत को ये अख्तियार भी दिया गया है। अब तो सो मोटो है, अब तो हाई कोर्ट में कहीं आईनी अदालत समझती है कि ये केस जो है पब्लिक इंटरेस्ट का, पब्लिक इंटरेस्ट मीन्स आप समझे, तो वो जो है वो अपने पास बुला ले। जो लोग कहते हैं ना सो मोटो ख़त्म हो गया है, सो मोटो का मैं आप कहूँगा कि उससे बड़ी एक चीज़ ईजाद हो गई है कि हाई कोर्ट में किसी जज किसी कोने खुदरे में कोई इंडिपेंडेंटली कोई सवाल करेगा तो आईनी अदालत उस केस को नहीं, उसमें जो लैंग्वेज है वो जो आइन में तरमीम हुई है वो कोई भी कोर्ट, अब जब सुप्रीम कोर्ट इनके वो मतहत या बाइंडिंग है तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट में भी अगर कोई ऐसा केस चल पड़ा जो इनको लगे कि हुकूमत को परेशानी हो रही है तो फिर जो ले सकते हैं। तो बहरहाल मैं वो जो खादम हुसैन सुमरो साहब की आपने बात की, जस्टिस खादम हुसैन सुमरो जब शुरू में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के साथ जस्टिस आज़म खान थे, जब स्टे ग्रांट किया और जस्टिस जहांगीरी को काम से रोक दिया, उन पर क्रिटिसिज्म हुआ कि ये जो एडिशनल जज हैं तो अभी इनकी कन्फर्मेशन होनी है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये किस लॉ के तहत, किस कानून के तहत ये ऑर्डर आपने पास कर दिया है। फिर बेंच चेंज हुआ, जस्टिस सरफराज डोगर के साथ जस्टिस खादम हुसैन सुमरो आए, उन्होंने रिक्यूज़ किया। रिक्यूज़ल के बाद उनके पास जैसे समन की जो दरख्वास्त आई इंडिविजुअली उन्होंने सिंगल बेंच में लगी, तो उसमें उन्होंने ये ऑर्डर पास किया। कहने का मकसद ये है उस जज को साथ बिठाया जाए इन्होंने, अब फिर एडिशनल जज को साथ बिठा लिया है। तो मैं हैरान होता हूँ जस्टिस आज़म खान
वो अभी कंफर्मेशन उनकी होनी है ना, अभी मेरे ख्याल में दिसंबर या जनवरी में इजलास होगा जुडिशल कमीशन का, तो उनको फिर बैठा लिया, मतलब एक एडिशनल जज, कंफर्म जज की जनाब उसमें डिसाइड करेगा कि जनाब मेंटेनेबिलिटी बनती है या नहीं बनती। सर करेगा तो पक्का होगा ना, आप क्या बातें कर रहे हैं? जिसकी अपनी नौकरी कच्ची है वो एक पक्की नौकरी वाले जज के बारे में अब तो फैसला ये करे। है कि जो नोटिस इजाज़ इसहाक साहब को है उसमें जो चार्जेस हैं वो इतने शर्मनाक हैं। एक चार्ज ये है कि जी आपके वालिद की डेथ हुई, वो लिफ्ट से पे उनकी डेथ हुई और आपने इंक्वायरी नहीं की, इंक्वायरी का इंक्वायरी आर्डर होने नहीं दिया है। इंक्वायरी के लिए कहा नहीं, होने नहीं दी। हाँ। अब ये चार्ज है जज पे, इस बेस पे वो नौकरी से जाएंगे। अफसोसनाक और मतलब है इस किस्म की उस कंप्लेंट में एक ये भी है कि आप कश्मीरी ओरिजिन से आपका डोमिसाइल और आप यहाँ जो है वो जज बन गए, लेकिन उनके चचा सरदार तारिक जो है वो जज रहे। और काजी फाइज ईसा ने हम सबको बताया था, हमने कहा कि ये कश्मीर से, उन्होंने कहा नहीं ये तो कलर सईदा से। अब फिर काजी साहब ने पढ़ो, पहले उन्होंने फेक न्यूज़ क्यों फैलाई थी। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अपने फीडबैक का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।